एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम यदि सिलेक्शन चाहिए तो उसका प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का और ये आज का थर्ड पार्ट होगा। पहला मैंने पढ़ा दिया है, दूसरा भी आपने नहीं देखा होगा वीडियो को, तो जाके देख लीजिएगा। आज जो है 18 सितंबर 2018 का जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसी का पूरा जो है मैथ का हम आपका प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आपको आशा करते हैं कि पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथ रेलवे ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाइएगा। तो आइए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और लगातार आप मेरे सारी सीरीज को देख लेंगे। 2018 में जितने भी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद से जो रेलवे ग्रुप 2022 में जो प्रीवियस ईयर हुआ उसको कराने के बाद से जब आप प्रीवियस जब अच्छे से कंप्लीट कर लोगे उसके बाद से फिर मैथ में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी सोचिए आपका जो 25/25 का जो टारगेट आपका लेकर चल रहा हूं मैथ में, वो आपका 25/25 मेरा लाने का पूरा टारगेट रहेगा। और आप यदि भागते नहीं हो, यदि आप डरते नहीं हो, जैसे आज मैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूं और पूरी वीडियो आप नहीं देखोगे तो फिर कैसे आएगा। आप खुद सोच के देखिए, जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते। मैं जब पढ़ा सकता हूं तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो आइए हम इसी तरीके से एक एक करके सारे क्वेश्चनों को खत्म करेंगे। सारे शिफ्ट में सारे जो भी पेपर आए प्रीवियस है सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे और एक दिन आप पाएंगे कि मैथ में आप 25/25 लेके आ रहे होंगे। तो आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर। अब ये कह रहा है कि भाई तारा और टीना के जो राशियों के बीच का अंतर, हमको डिफरेंस बता दो कितने का अंतर है। ठीक है, तो अब इस तरीके के जब सवाल आते हैं और रेलवे ग्रुप डी में इस तरीके के सवाल आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब इस तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो टोटल धनराशि है कितनी, टोटल धनराशि है 1000। ठीक है, 1000 धनराशि और अनुपात में कैसे बांटा गया है तो 4:5:6। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लेते इसका अनुपात का रेशियो x रहा होगा, ठीक है, तो कैसा आया होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 4x। यानी कि तारा को कितना मिला होगा 4x। तारा को लिख देता हूं यहां पे, तारा को कितना मिला होगा 4x। उसी तरीके से तमन्ना को कितना मिला होगा, तो तमन्ना बीच में है और यदि तमन्ना बीच में है तो यहां पे कितना मिला होगा 5 है तो 5x। और ये लास्ट में क्या है, लास्ट में टीना है तो टीना को कितना मिला होगा 6x। ठीक है, कितना मिला होगा 6x। अब इन तीनों की इतनी राशि मिली है और इन तीनों राशियों को मिला के मूल्य कितना है 1000। तो इन तीनों राशियों को आपस में जोड़ लो, तो जोड़ो कितने आ जाएगा 4x + 5x + 6x बराबर इन तीनों को जोड़ने में कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, यानी 1000 राशि को तो इसमें बांटा गया है तो सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा देखो 5 4 9 और 6 15, यानी 15x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। कितनी आ गई x, कितनी आ गई 1000 आ गई। अब ये देखो कि पूछ क्या रहा है, तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर। तो तारा की राशि कितनी है 4x और टीना की राशि कितनी है 6x। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2x। तो 15x की वैल्यू 1000 तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 1000/15x इंटू 2x। ठीक है, अब x से x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसे 15 से 1000 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्के 90 आ जाएगा। ठीक है, 15 छक्के कितना जाएगा 90 आ जाएगा। फिर वहां से कितना बचेगा 10 बचेगा, फिर 15 छक्के 90, फिर पॉइंट लगाओगे फिर इतना आ जाएगा। और इसी का गुणा कर लो कितने से 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 और 1 13। दो अंकों के बाद क्या लो दशमलव लगा लो, यानी 133.32। ठीक है, और इसको 6 से बढ़ाते जाते तो इतने आते हैं 100। कितना जाएगा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो एक तरीके से आपको सॉल्व करना है और कितना बेहतरीन टेक्निक है, आप चीजों को समझ लीजिए, आसानी से आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन इससे बेहतरीन सवाल है। तो अगला सवाल है, देख लीजिए अगला सवाल कितना बेहतरीन है कि यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है,
ये भी सवाल रेलवे ग्रुप में भरपूर आता है, तो इस तरीके के सवालों को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है वो देखिए। अब ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो लिख लो 2 मेल बराबर 3 फीमेल, 2 मेल बराबर 3 फीमेल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखो 2 मेल के बराबर 3 फीमेल है, तो यहां पे कितना है, 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं आएंगी, इतिहास निकाल लो। यदि 2 महिला बराबर 3, यदि 2 मेल यानी 2 पुरुष बराबर 3 फीमेल आ जाते हैं, तो 6 पुरुष यानी 6 मेल बराबर क्या आएगा, तो देखिए 2 से इसमें क्या हुआ है, 3 का गुणा हुआ है, इसी तरीके से इसमें गुणा कर लेंगे तो 6 मेल बराबर 9 फीमेल आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि 6 पुरुष जो है ये 9 महिलाओं के बराबर आ जाते हैं, ठीक। चलिए अब आपके फार्मूला जानते होंगे कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यही होता है, यही होता है वर्क कार्य वाले में, यही होता है ना वर्क टाइम में। तो अब ये बताइए, अब इस फार्मूला का यूज करोगे तो देखो हमको महिला वाले टर्म में चाहिए, ठीक है, किस में चाहिए, महिला वाली टर्म में चाहिए। तो यहां पे देखेंगे 3 महिलाएं हैं, क्या है, 3 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर रही हैं, 30 दिन में। तो टोटल कार्य होगा क्या भाई, 3 महिलाएं हैं और उस कार्य को खत्म कर रही है कितने दिन में, 30 दिन में, तो टोटल कार्य हो गया। अब यहां पे आती है बारी कि 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये बताइए, अगर 6 पुरुष प्लस 1 महिला, ठीक है, लिख दे रहा हूं आपको समझने में आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1 महिला कितने दिनों में कार्य को खत्म करेंगे, तो हम कह दे रहे हैं भाई 1 दिन में कार्य को खत्म करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। 3 महिला 30 दिन में कार्य को खत्म कर ली, तो 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगी। तो यहां से देखिएगा 6 पुरुष बराबर हम यहां पे क्या लिखे, 6 पुरुष बराबर 9 महिला, तो 6 पुरुष की जगह पे लिख दो 9 महिला आ जाएगी, प्लस 1 महिला यहां से 9 और 1 कितना हो जाएगी 10, और ये कार्य कितने दिन में खत्म करेगी x। अब इसी को लिख लो 9 1 10 गुणे x, और यहां से कर लो 3 इंटू 30। अब इसी को काट लो, कितना जाएगा 3 तरीके का 9, यानी कि 9 दिन में, ठीक है, कितने दिनों में, 9 दिनों में। यानी कि 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, 9 दिन में। डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक सिंपल चीजों में समझते जाओ, मैं आसानी से आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। देखो कोई डाउट है ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगला सवाल है कि 2735 का 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो मूलधन कितना दिया है 2735 इसका मूलधन दिया है, दर कितना दे रखा है 5% का, और समय कितना दे रखा है, तो सदर कितना दे रखा है 4 वर्षों का समय दे रखा है बटे 100, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 5 चौक को 20 पच्चे 100, 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटोगे तो कितना जाएगा 5 पच्चे 25, 2 और 3 आएगा, तो 5 चौक को 20, फिर 3 और 5 आएगा 7 पच्चे 35, यानी कि 547 रुपया इसका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर है। इतना सिंपल तरीके से सवाल आपको करना है, बिल्कुल आप लोगों के कम टाइम में ज्यादा स्कोर भी आएंगे, और आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। अब अगला सवाल है कि जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी, जेडन की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। जब इस टाइप के जब सवाल आते हैं इनको हाथ सॉल्व करने की बेहतरीन टेक्निक क्या होती है कि इसमें आप देखो कि कहां पे क्वेश्चन शुरू करना है। तो कुछ लोग तो यहीं से शुरू कर देंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं शुरू करना, शुरू कहां से करना है, यहां से।
यहां देखेंगे तो 5 वर्ष पहले कह रहा है कि जेडन की आयु जेलेन की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, कितनी थी? 2 गुनी थी, लेकिन 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि यहां पर लिख लेते हैं जेलेना, जेलेना यहां लिख लेते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं जेडन। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जेडन की आयु, 5 वर्ष पहले जो जेडन है की आयु जेलेना की आयु से 2 गुनी थी, यानी जेलेना की आयु x थी तो जेडन की आयु कितनी थी? 2x थी। ठीक, यही तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। ठीक, अब ये बात आओ, अगर 5 वर्ष पहले कह रहा है तो वर्तमान मानने के लिए क्या करेंगे? 5 इसमें जोड़ दो तो वर्तमान में आ गए, इसमें भी 5 वर्ष जोड़ दो तो कितने में आ गए? अगर हम कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पे वर्तमान आयु दिया गया है, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करोगे? पहले में 5 वर्ष जोड़ दो, वर्तमान में आ गए। तो ये सब कहां पे पहुंच गए? वर्तमान में पहुंच गए। ठीक है, ये कहां पहुंच गए? ये x नहीं, ये x प्लस 5 जोड़ना है। ठीक है, 5 वर्ष हुआ ना, तो x प्लस 5 और 2x प्लस 5 जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इन्हें अब सब कह रहा है कि जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, तो योग के लिए क्या कर दो? जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो कितना आएगा? 2x और एक 3x प्लस 5 दूना 10 बराबर कितनी है? 70। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 60, यानी x बराबर 20। अब एक बात बताओ, x बराबर 20 आ गया तो पूछा क्या है? जेडन की वर्तमान आयु कितनी है? तो जेडन की वर्तमान आयु यही तो है, जेडन की जो वर्तमान आयु है यही तो है। तो वर्तमान आयु के लिए क्या कर लोगे? 2x, देखो 2x प्लस 5 है ना, तो x के जगह पे 20 रखोगे तो 20 दूना 40 और 5 45, यानी कि 45 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी फॉर बाहुबली, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो इतने सिंपल तरीके से चीजों को समझते जाओगे और इसी तरीके से कैलकुलेशन करना तो जल्दी होगा भी और फटाफट आपको समझ में आता भी जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कापर, 40% जिंक और शेष निकिल है, तो मिश्र धातु में कापर की मात्रा बताना। हम कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम का मिश्रण है, 1 केजी का अगर मिश्रण है तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई मिश्र जो धातु है ना उसमें 32% क्या है? 32% कापर है, 32% कापर है, 40% क्या है? तो 40% जिंक है। अब बचा के देखिए परसेंटेज में सब है, तो अगर 32% यहां पे है, 40% यहां पे, मिल कितना होगा? 72%, यानी बचा कितना? 28%। तो 28% है क्या? निकिल, यहां पे दिया है क्या? निकिल। ठीक है, निकिल आ गया। अब आप देखेंगे टोटल 100%, यानी कि 100% की वैल्यू कितना दे रखी है? 1000 ग्राम। ठीक है, टोटल कितना है? 1000 ग्राम। तो पूछ क्या रहा? मिश्र धातु में कापर की मात्रा, तो कापर यही है ना 32, यानी 100% की वैल्यू इतनी है, तो 32% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो आप देख लीजिए 1000 बट्टे 100 गुणे 32, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो तो 1 जीरो के यहां ला के चपका दो, कितना जाएगा? 320 ग्राम। ये सही सवाल आ जाएगा। और 320 ग्राम है कहीं यहाँ पे? डी फॉर देवसेना, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही चीजें। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और फटाफट सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टाइप का जब सवाल आता है रेलवे ग्रुप में बहुत ज्यादा आएगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर के दिया हो, x प्लस 1/x बराबर के दिया हो और पूछ रहा हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका सॉल्यूशन करने क्या है? के क्यूब माइनस 3 की कर देंगे, के का क्यूब माइनस 3 के कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहां पे वही सेम चीज यहां पे दे रखा है, यानी के की वैल्यू कितनी है? 8। यहां पे क्या दिया है? a प्लस 1/a बराबर क्या दिया है? 8। तो 8 है क्या? के है। और पूछ क्या रहा है? ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? के क्यूब माइनस 3 के, तो के की जगह 8 है तो 8 का क्यूब
-3 इंटू 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 माइनस 8 तरीके 24। तो 512 में से 24 घटाओगे तो 12 इधर घटेगा और 12 इधर घटेगा, यानी कि 488। 488 है ही कहीं पे यहाँ पे, ये बार एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस तरीके के सवाल आपके आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7वां नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 है, यदि उनमें से एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, इतना दिया है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो लिख लो इसको, दो संख्याओं का गुणनफल लिख लो 278, जिसमें से एक संख्या कितना है 6.4 और इसी का गुणनफल है तो इसका x लिख दो। हो गया ना, दो संख्याओं का गुणनफल आ गया ना 1.728। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अब इसको काट लो, काटने के लिए फार्मूला देख लो क्या होगा, फटाफट कैसे कटेगा। तो इसको काट लो, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 पॉइंट, फिर 2 बचेगा और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी को 4 से काटोगे तो पॉइंट पहले लगाओगे, 4 चौको 16 आ जाएगा, 1 2 4 3 12 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। फिर इसको 4 से काट लोगे तो 4.4 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको 4 से काट लो तो 0.108। फिर इसको काट लोगे, किससे काटोगे, देखिए अभी दशमलव चल ही रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। फिर इसको काटोगे तो 0.1 आएगा और गुणा x तो आपका चल ही रहा है इधर। यहां जब काटोगे, किससे काटोगे, 4 से काटोगे तो 0.0, 4 दूना 8 और 7 चौको 28। ठीक है, और 1 दशमलव यहाँ है, 1 दशमलव यहाँ है, दोनों तरफ 10 का गुणा कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.27 और इधर दशमलव का काम खट जाएगा, क्या आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 0.27 और 0.27 कहाँ है, बी फॉर बाहुबली। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन जरा हो रहा होगा। देखिए अगर इधर 10 का गुणा करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं कि 0.27 कितना है, 0.2, देखिए सॉरी मैं इसको मिटा रहा हूं समझाने के लिए आपको। तो देखिए यहाँ पे है कितना 0.27 बराबर 0.1 इंटू एक्स। तो देखिए अगर इधर 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करने का मतलब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो दशमलव है वो दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 0.27 और यहाँ पे अगर 10 का गुणा करोगे तो जो इधर दशमलव है वो इधर आ जाएगा तो 1.0, तो इधर का कोई मतलब होता नहीं है, यानी 0.27 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी चीजें आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर इतना बारीकी से आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कितने प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए यहाँ पे माइनस दशमलव का खेल है, तो इसीलिए आपको ये चीजें समझना जरूरी है, सीखना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ से देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इतना हालत खराब कर देगा आप लोगों को इसको समझने में, लेकिन मैं आपको सिंपल समझाऊंगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब आप इसमें से जो भी आपको 4 संख्या दे रही है इनमें से आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो भाई आप अपरिमेय संख्या क्या जानते ही, अपरिमेय संख्या किसे कहती है, जो भाई करड़ी में ही रह जाए, जो करड़ी से बाहर नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है, जो पाई की वैल्यू होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगे अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे पाई आ गया तो ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे ये 5428 किसी का भी क्या है वर्गमूल नहीं आएगा, और यहाँ से 7652 भी किसी का नहीं आएगा, किसका, ये इसका आएगा और ये किसका होता है 78 का, 78 का होता है तो 78 का निकाल लीजिएगा। तो ये किसका कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये 78 का क्या है वर्गमूल आ जाएगा उसका। ठीक है, चलिए इसको देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं, देखो अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक दे दिया, तो कह रहा है कि दो संलग्न भुजाएं यानी 1.5 इधर की संलग्न भुजा और दूसरा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1.5, तो ये कितना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको कैसे निकालते हैं भाई, अगर लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण निकालना ही हमको, तो अंडर रूट लगा दो। लंब कितना है 1.2 यानी 225 इसका आ जाएगा, प्लस आधार कितना है 2 है। ठीक है, आधार कितना है 2 सेमी है, तो 2 का कर लो कितना आ जाएगा 4।
इसी को सॉल्व कर लो 6.25 आ जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा तो 2.5 इसका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि ये कर्ण आ गया 2.5 सेंटीमीटर, तो अब इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तो कोई भी अगर लंब त्रिभुज है तो परिवृत्त होती क्या है भाई, ऐसी वृत्त जो तीनों भुजाओं से होकर क्या करे गुजरे, ऐसी वृत्त जो तीनों भुजाओं से होकर गुजरे, तो यानी कि यहां से ये भी दूरी बराबर होती है, यहां से ये भी दूरी बराबर होती है, और यहां से ये भी दूरी बराबर होती है, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। क्या होती है, कर्ण की आधी। कर्ण की आधी है, तो कर्ण है कितना 2.5, तो इसका आधा कितना होगा 1.25। तो परिवृत्त की क्षेत्रफल होता कितना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है लिख लीजिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू दी रही, मतलब पाई में आया हुआ है, आर की वैल्यू इतना आ गया 1.25 और 1.25। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सी बराबर 1.562 पाई सेमी स्क्वायर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो सारी चीजें समझ लिए किस तरीके से इस सवाल का आंसर निकालना है। आपने इसको जो भी आपके फार्मूले, जैसे ये फार्मूला है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, और सारी चीजें सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें कह रहा है कि 1.1 गुणे 0.1 गुणे इतने का क्या करना है आपको, आंसर निकालना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, तो देखिए 1.1, अब कितने अंकों बाद दशमलव लगाना, देखिए दो अंक यहाँ पे और एक अंक यहाँ है, 3 अंक हो गया, और यहाँ पे कितना है, एक अंक है, 4 अंकों बाद आपका दशमलव लगा होना चाहिए। तो देखिए किसी कहीं पे दिख रहा है जिसमें 4 अंकों बाद दशमलव लगा है, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा, 4 अंकों बाद क्या होगा, दशमलव लगा है, तो ये बार इसका एप्पल सही आंसर हो जाएगा। अब एक बहुत बेहतरीन सवाल आपको दिख रहा है, और ऐसा रेलवे में बहुत ज्यादा सवाल आता है, चाहे एनटीपीसी में दीजिए, एलपी में दीजिए, टेक्नीशियन में दीजिए, कहीं भी यदि एग्जाम देते हैं तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसका एकदम सिंपल सा तरीका मैं आज आप बताऊंगा, और इस तरीके से सीख लेंगे तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आपका रहने वाली, नहीं तो लेंथी तरीका तो बहुत है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। तो इसके लिए कैसे करोगे, तो दो पाइप है, देखो एक एक्स पाइप है और दूसरा वाई पाइप है। एक्स पाइप 24 घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में भर रहा है, और जो बी वाई पाइप है वो कितने घंटे भर रहा है, 32 घंटे में भर रहा है। अब एक बात बताओ, इन दोनों ये जो टैंक को भर रहे हैं, तो इस टैंक की कुछ तो कैपेसिटी होगी भाई। अगर एक्स जो है 24 घंटे में भर रहा है और वाई 32 घंटे में भर रहा है, तो ये टैंक को भर रहे होंगे, तो उस टैंक की कैपेसिटी होगी ना। तो उस टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलती है, उस टैंक की क्षमता कैसे निकलती है, इन दोनों का एलसीएम निकालना रहता है। तो जो इन दोनों का एलसीएम आएगा ना, वही इस टैंक की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था कि इसका एलसीएम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस तरीके से 24 × 32। अब इसी को काटोगे तो पहले 8 से काट लो, 8 तरीके 24 और 8 चौको 32। अब इसी कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा, 8 तरीके 24 और चौको 96, 96 क्या जाएगा, 96 आ जाएगी इसकी कैपेसिटी। ठीक है, 96 इसकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब लीटर में मान सकते कैपेसिटी है, तो मान लीजिए लीटर। ठीक है, लीटर मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, अगर 96 लीटर की टैंकी है और 24 घंटे में भर रही है, तो एक घंटे में कितने लीटर भर रही होगी, तो 24 चौको 96, 24 चौको 96, यानी कि ये जो टंकी है एक्स, वो एक घंटे में 4 लीटर भर रही है। उसी तरीके से अगर वाई जो पाइप है वो 32 घंटे में 96 लीटर को भर रही है, तो एक घंटे में कितना लीटर भर रही होगी, तो एक घंटे में 3 लीटर वो भर रही है। एक घंटे में 3 लीटर भर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो, भाई दोनों पाइप को एक साथ खोल दो, तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटा लगे।
यानी कि किस टाइम पे बंद करना है एक्स को देखिए ध्यान रखना, बंद किसको करना है, एक्स को, और 16 घंटे में भर जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई एक टैंक है और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो रोकना तो इसको है और इसको तो रोकना नहीं है, इसको तो रोकना नहीं, क्यों रोकना किसको, एक्स को। ये तो लगातार भरेगा और टंकी भरनी कितनी है, 16 घंटे में, 16 घंटे में भरनी है। तो अगर जो वाई टंकी है इसको रोकना नहीं है और 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, तो 16 घंटे में कितना भर देगा, 16 3 48 लीटर। बातों को समझो, इस चीजों को समझो अच्छे से। अगर भाई हम एक्स को ही रोके ना, वाई को तो रोक नहीं रहे हैं, और यदि वाई को नहीं रोक रहे हैं तो वाई 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, 16 घंटे तक इसको चालू रखना है, यानी 16 3 48 यानी 48 लीटर जो है वाई भर देगा। अब जो बचेगा केवल उसी को तो एक्स को भरना है। जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है 96 लीटर में से 48 लीटर तो भर चुका है। अब जो बच गया 96 में से, अब वो कौन भरेगा, एक्स भरेगा। बचा कितना, 96 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा, 48 लीटर, यानी 48 लीटर को भरना है एक्स को, और 1 घंटे में वो भर कितना रहा है, 4 लीटर। यही तो है ना, 4 लीटर प्रति घंटे से भर रहा था। अब 48 लीटर को 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, देखो 5 चौको 48, यानी कि 12 घंटे, और 12 घंटा इसका दीपा देवसेना इसका सही आंसर। बातों को समझ रहे हो। कहने का मतलब क्या है भाई, इसको 48 लीटर भरना था, ये जो है ये 4 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से भर रहा था। तो क्या आ जाएगा, देखो इस चीज को मात्रा में तुमको कंफ्यूजन होगा, मैं समझा देता हूं। देखो 48 लीटर हमको भरना था, ठीक है, और एक जो है ये 4 लीटर प्रति घंटा भर रहा था। तो देखो लीटर से तो लीटर कैंसिल हो जाएगा और घंटा वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसको काट लो, कितना आ जाएगा, 12, और वही 12 तो मैंने यहां से निकाला था, डी बार देवसेना इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टेक्निक का जब प्रयोग करोगे ना, तो एकदम फास्ट कैलकुलेशन से फटाफट कर लो। सोचिए इतना बड़ा सवाल था, कितना आसानी से तुमने कर लिया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे आ गया, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी, उनकी आयु क्या ज्ञात कीजिए, मतलब उनकी आयु आपको बतानी है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिख रखा है, क्या लिखा है कि पिता की जो आयु है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र की आयु अगर x होगी तो पिता की कितनी होगी, 4x हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। अब देखो फिलहाल तो ये है, अब ये कह रहा है 20 वर्षों बाद, तो इसमें भी 20 का जोड़ दो और इसमें भी 20 जोड़ दो, ठीक है। देखिए मैं फास्ट कैलकुलेशन करने का टेक्निक बता दूं, चाहूं तो मैं नीचे भी लिखता जाऊंगा, लेकिन उसमें लिखने से कोई फायदा है नहीं। जो चीजें आपको आसानी समझ रही हैं फटाफट, उसके लिए बाहर जाने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 वर्षों बाद, तो 20 वर्षों में हम लोग पहुंच गए। अब ये कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु केवल 2 गुनी होगी, यानी कि इसको डबल कर दो, यही आ जाएगा इसके पिता के बराबर। साफ तौर पर क्वेश्चन में यही तो लिखा है कि 20 वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु को केवल 2 गुनी रहेगी। अब इसी को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 20 दूना 40। 2x को इधर लाओगे तो कितना बचेगा, 2x, और 40 में से 20 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20। x बराबर कितना आ जाएगा यहां से 10, क्योंकि 2 को 20 से भाग करोगे तो 10 ही तो आएगा। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखेंगे पिता की आयु हम लोग कितना निकाले थे, 4x शुरू में, और पुत्र की कितनी निकाले थे, x। तो 4x बराबर 40 और x बराबर 10, यानी कि 40 और 10 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। आशा करते हैं कि इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं 4x पहले निकाला ही था, x निकाला ही था, बाद में प्लस 20 मैंने कार्य करने का, जोड़ने का कार्य किया था। तो ये सब कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो फटाफट आपका चीजें हो जाती है। वीडियो कैसे लगती है, और आपको ये भी लगता है कि सर आपका थोड़ा बताने की स्पीड स्लो कर दीजिए, या आप जो बता रहे हैं थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं वर्क कर लूंगा। लेकिन मैं इतना चीजें समझाता हूं इतना बेहतरीन से, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए ये सवाल तो मैं बता ही दिया था, अब ये सवाल आ गया, और इतना बेहतरीन सवाल है ना, इसको करने में लोगों को पसीने छूट जाएंगे। बहुत ही खतरनाक सवाल है, इस पे सब लोग कर नहीं पाएंगे इस सवाल को, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ना उस चीज से आप एकदम
एकदम 100% चीजों को समझ जाएंगे कि इसका कैसे आंसर निकलता है। तो जब देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति बताइए। तो धारा की गति का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा आप लिख लीजिए। धारा की गति, धारा की गति का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो लिखिए बराबर अनुकूल दिशा में गति, अनुकूल यानी कि धारा, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में नाव की गति, अनुकूल दिशा में नाव की गति माइनस विपरीत दिशा में नाव की गति। इसको लिख लीजिएगा ये फार्मूले को, विपरीत दिशा में नाव की गति बटे 2, बटे में क्या हो जाता है 2 से, यानी 2 से आपको भाग देना रहता है। तो अब आइए, अब हम यहां से निकालने की प्रयास करते हैं। तो धारा की गति हमको निकालनी है, तो अनुकूल दिशा में नाव की गति कैसे आएगी। तो यहां देखिए 75 किलोमीटर है, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटा लगा, जबकि धारा की दिशा में यानी अनुकूल दिशा में उतनी दूरी का मतलब क्या 75 किलोमीटर। तो अनुकूल दिशा में कितने हो गए 75 किलोमीटर कितने घंटे में 7.5। देखिए आ गया ना, 75 किलोमीटर चल रहा है, 7.5 घंटे का समय लगा रहा है। तो धारा की दिशा में गति आ गई ना अनुकूल दिशा में। अब माइनस करना है धारा की विपरीत दिशा में, यानी 75 किलोमीटर तो ही है, समय कितना लगा रहा है, समय 12 घंटा लगा दिया, समय कितना लगा दिया 12। अब इसको दशमलव घटाने के लिए क्या करो, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो तो ऊपर आ जाएगा 750 और नीचे आ जाएगा 75, यानी 750 बटे 75। अब इसी को सॉल्व कर लो कितना जाएगा 10। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो 750 बटे 75 है, इसको काटोगे तो 10 आएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि कैलकुलेशन आपका सिंपल सा थोड़ा दिखे। तो कितना आ जाएगा, यहां से 10 माइनस 75 बटे 2, ठीक है। अब देखिए ये अभी मैंने नीचे वाला पोर्शन जो 2 है इसको मैंने छोड़ रखा है, अभी जो नीचे वाला पोर्शन इसको छोड़ रखा है, कैलकुलेशन आपका टफ ना हो। आपका कैलकुलेशन जो है यहाँ 12 आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 12 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 120 माइनस 75 बट्टे में क्या आ जाएगा 12। अब यहां से घटाओगे तो देखो 20 यहां से घटेगा, 75 में से घटाओगे तो 20 कितना आएगा 25 और 20 कितना आएगा 45 बट्टे में 12, ठीक है। अब ये देखो यहां से भी तो भाग में 2 लगाना है, तो भाग लगाने के लिए इसमें क्या कर दो, यहीं पे 2 का क्या कर दो गुणा कर दो। चाहो तो यहां से पूरा भाग देते आ सकते हो, लेकिन उससे होगा क्या कैलकुलेशन आपका टफ पड़ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अनुकूल दिशा में नाव की गति और माइनस विपरीत दिशा में नाव की गति जो निकाल लिए 45 बट्टे 12, अब भाग ही तो करना था 2 का, तो सिंपल से ले जाके लास्ट में 2 से भाग करा दिए, आया कितना 24, और 24 का भाग करना है कितने में 45 में। तो 45 24 से कम 24 कितना आएगा 21, दशमलव बढ़ा देंगे 0 कर लेंगे, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 800 को 32, 3 8 दूना 16 और 3 19, 10 में से 2 गया 8, यहां से 10 में से 9 गया 1, यहां से कितना आ जाएगा कैंसिल, यानी कि 1.8, और 1.8 कहां पे एक ही ऑप्शन में है, यानी कि डी फॉर देवसेना इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और आशा करते हैं इस सवाल को समझ रहे होंगे। यहां पे मैंने कुछ नहीं किया है, आप ऐसा मत सोचिएगा, ये फार्मूला जो 2 है, फार्मूला में जो 2 है ना, उसको बस मैंने इस सारे कैलकुलेशन करने के बाद से लास्ट में कर दिया, ताकि आपको कैलकुलेशन में किसी भी तरीके से समस्या ना हो समझने, बस आपकी समस्या को कम करने के लिए मैंने लास्ट में इसको रखा है। अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 के गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका है, कुछ इसमें नहीं करना रहता है। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना रहता है, हमको 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी रहती हैं जिसको गुणा करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए 6 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी रहने वाली है, तो 4 और 2, 4 और 2 क्या आ जाएगी
गुणा करने पे 8 आएगा और जोड़ने पे 6 आ जाएगा। तो लिख लो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। इसको सॉल्व करो, x प्लस 4, यहां से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 4। इसको फिर से कॉमन ले लो, x प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 4 इसमें भी है और x प्लस 4 इसमें भी है। बचेगा क्या, x और x प्लस 2, तो x प्लस 2 इसका सही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये फॉर एप्पल इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करने रहते हैं। उसके बाद से आ गया यहां पे सवाल 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगता है। तो इसको कैसे करना रहता है, तो यहां पे लिखना रहता है 324 और 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी होगी भाई, 5 बार 9 लिख दो, 5 अंकों की बड़ी संख्या आ गई। इसी को सॉल्व कर लो। इसी को जब सॉल्व कर लोगे तो कितना बार आएगा, 24 तिया 72, 3 तरीके का 9, यानी कि 3 बार यहां से कर लेते हैं। तो 24 तिया 72 आ जाएगा और 3 तरीके का 9 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यहां से बिल्कुल कैंसिल, फिर यहां से 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन सही है या नहीं, बिल्कुल सही है ना, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 में से 7 गया 2 ही आएगा और 9 में से 2 गया 7 ही आएगा, 9 उतरेगा, जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहां से क्या कर लेंगे, 9 को उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसका क्या कर लो, आप गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा, करीब देख लो 8 बार मेरे हिसाब से जाना चाहिए। तो 8 का कर लेते हैं, तो 8 चौको 32, 8 दूना 16 और 3 19, उसके बाद से 8 तरीका 24 और 1 25। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, यहां से आ जाएगा 0, यहां से आएगा 2, यहां से आ जाएगा कैंसिल, यानी कि 324 से वो संख्या कट जाएगी जो इतने में से 207 को घटाएंगे, यानी कि 99999। इसमें से 207 को हम लोग घटा लेंगे। 207 को क्यों घटा लेंगे, क्योंकि जब 324 का जब भाग इसमें करें तो इतना हमको रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर मतलब शेष बच रहा है। जैसे कि आप चीजों को समझिए कि अगर मान लेते हैं 5 है, अगर इसको 17 आ गया तो ठीक है, 5 से कौन सी संख्या कटेगी जो 17 के बिल्कुल पास है, तो 3 बचे 15, बचेगा कितना 2, यानी कि 17 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी 15 कटेगी। उसी तरीके से आपको इसमें से 207 घटाना होगा तो कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से 7 आ जाएगा, यहां से 9 और 9, यानी 792 जिसके लास्ट में होगा, यानी 792 वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। प्रीवियस ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करना। यहां पे देखेंगे यदि करड़ी में 324 बराबर x8 है तो x का मान है। तो आपको भी पता है कि ये सिंपल सा चीज है, आपको इतना तो पता ही होगा कि 324 जो है इसका कितना जाता है, 18 जाता है। तो 8 बराबर 8 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये 324 है। ठीक है, ये क्या है 324 है। करड़ी में 324 आपको पता है ना कि 18 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो 324 ही तो आता है। 19 का निकालोगे तो कितना आएगा, 19 का निकालोगे तो 361। ठीक है, चलिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा आपको समझाना उचित नहीं समझ रहा। ये चीज आपको रटे होंगे ये, लेकिन बहुत सवाल है, इतना खतरनाक सवाल है ना, इसको इतना सिंपल वे में बता दूंगा कि मतलब मजा आ जाएगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है, मतलब वो 2 घड़ी खरीद रहा है। एक व्यक्ति कोई है, वो 2 घड़ी खरीद रहा है, क्या कर रहा है 2 घड़ी खरीद रहा है, लेकिन दोनों घड़ियों को मिलाकर उसको 480 रुपया ही केवल क्या करना है, देना पड़ रहा है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है। भाई एक में उसको क्या होती है, हानि होती है 19% की, और दूसरे 15% की हानि होती है। इसमें हानि कितनी की होती है, एक में उसको 15% की हानि होती है और दूसरे में उसको 19% का क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पे बेची, दोनों घड़ियों को क्रय मूल्य के तय करना। तो देखिए इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे अगर घड़ियों को एक समान मूल्य पे बेचा, यानी कि फार्मूला को लिख लीजिए, विक्रय मूल्य यदि समान है,
विक्रय मूल्य यदि समान है, विक्रय मूल्य यदि समान है, साफ तौर से लिख लीजिए, फार्मूला है विक्रय मूल्य यदि समान है तो क्रय मूल्य यानी CP1 बटे CP2, ठीक है, ठीक है, कास्ट प्राइस CP1 बटे CP2 कास्ट प्राइस 2 बराबर 100 प्लस माइनस लाभ बट्टे 100 प्लस माइनस, मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस लाभ या हानि, या प्लस माइनस लाभ या हानि। पहली वस्तु, चूंकि CP1 की बात हो रही तो पहली, और यहां पे लाभ हानि दूसरी। इस फार्मूले को लिख लीजिएगा। तो इसका ऐसे कैसे निकाले गए, तो यहां पे देखो CP1 बट्टे CP2 बराबर 100। तो देखो पहली वस्तु जो पहली लिखा हूं ना, पहली पे हो क्या रहा है, हानि हो रहा है ना, तो 100 में से हानि को घटा लो, कितना आ जाएगा, 100 में से 15 घटा लो, कितना आएगा 85 बट्टे में दूसरे में क्या लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 19 का, तो 100 में 19 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 119। इसी को काट लो 17 से, 17 5 85 और 17 7 119, 17 7 119, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, CP1 CP2 में 5 संबंध 7 का आ जाएगा। अब ये बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 7 है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलाकर हुआ कितना 12, और इसी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया कितना है 480। दोनों वस्तुओं का मिला कितना हो गया 12 है, तो इसका दिया कितना है 480, तो एक का कितना आएगा, तो एक का कितना आ जाएगा 12 चौको 80 4, तो 5 है ना, पहली वस्तु का 5 है, तो 5 करोगे तो गुणा इसमें कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 200 आएगा, और दूसरे का कितना है 7 है, तो इसको भी गुणा करो 7 चौको 80, यानी कि 200 और 280, 200 और 280 देखो कहां पे है, ये 200 और 280 यहां पे आ जाएगा, यानी दोनों वस्तुओं का क्या निकल के आ जाएगा, आपका कास्टिंग प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझ रहे हो, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं चलो आगे हम लोग देखते हैं यहां से, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कास स्क्वायर ए प्लस कास 4a का मान क्या होगा। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं, इसका बेहतरीन तरीका क्या है, तो यहां से अगर देखोगे यहां से पहले, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर इसको हम इधर लेके चले जाएं, तो ये बताओ कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहां है वहां पे कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे कास स्क्वायर ए, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी कास स्क्वायर ए आ गई। तो उसी प्रकार से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे फिर से, साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर नहीं, कास पे 4 होगा ना, कास पे 4 ए। देखो साफ तौर पे अगर साइन ए की वैल्यू कास स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी कास पे 4 आएगी ना भाई, 1 था तो 2 था, तो 2 आएगा तो 4 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। यानी कि जहां पे कास स्क्वायर ए है वहां पे साइन ए लिख दे, और जहां पे कास पे 4a है वहां पे साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिख दो साइन ए, और यहां पे लिख दो साइन स्क्वायर ए। कहां से लिखोगे, यहीं से लिख रहे हो, जहां पे कास पे 4 है वहां पे साइन स्क्वायर ए लिख दो। अब ये देखो, ये जो सेम टू सेम चीज है वो सेम टू सेम चीज यहाँ पे है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, यानी सी फॉर कैट इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट में लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं एकदम आज के लास्ट सवाल पे, और इस सवाल में बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट का यूज किया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के सवाल आपको रेगुलर तौर पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के सवालों के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो सबसे पहले लास्ट में पूछा गया कि पूरी यात्रा के दौरान
ट्रेन की औसत गति। तो औसत गति का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि औसत गति का फार्मूला होता क्या है। तो औसत जो गति है, औसत गति का फार्मूला क्या होता है? तो औसत गति का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब एक बात बताओ, वो टोटल दूरी है कितनी? तो लिखा है कि दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो तुम्हारी आ गई 390। एक ट्रेन इसी दूरी को 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गति से, और दूसरी 108 72 किलोमीटर पर आवर की गति से, और शेष दूरी को इतने घंटे की दूरी से कर रहा है। तो सबका टाइम निकालो। सबका टाइम कैसे निकलेगा? तो इसका टाइम कितना निकलेगा? 182 किलोमीटर, पहले हम टाइम निकाल रहे हैं। 182 किलोमीटर वो चल रहा है कितने से? 56 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको हम लोग कितने से काटेंगे? 14 से काट लेते हैं। तो 14 एकम 14, ठीक है, 4 और 2 बचेगा, 14 तिया 42, 14 चौको 56। यानी कि पहले कितनी समय ली? पहली वाली कितनी समय ले रही है? 13/4 घंटा। दूसरी वाली का निकालोगे तो कितना है? 108 दूरी है और टाइम कितना ले रहा है? स्पीड कितनी है? 72। तो 12 नवा 108, 12 छक्के 72। फिर काट लोगे तो 3 तरीके का 9, 3 दूना 6 घंटा। ठीक है, ये सब घंटा में आ रहा है, भी घंटा में है। और लास्ट वाली 1/4 का कितना? 4 एकम 4 और 5/4। ठीक है, इतना घंटा। यानी एक टाइम ये हो गया, एक टाइम ये हो गया और एक टाइम ये हो गया। तो सबको आपस में कैलकुलेट कर लो। तो यहां से लिख लो 13/4, इसको लिखोगे तो 3/2, और इसको लिखोगे तो 5/4। इनको सबको आपस में क्या कर लो? जोड़ लो। तो कितना नीचे आएगा? एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 13, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और यहां से क्या आ जाएगा? 5 4 और 5 यहां से आ जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब समझ रहे हो, नीचे कैल्शियम लिया जाता है। तो 4 2 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का भाग करोगे 4 में तो 1 आएगा, तो 13 में 1 गुणा करो 13 आ जाएगा। 2 का भाग करोगे 4 में 2 आएगा, तो 3 में 2 का क्या कर दो? गुणा कर लो, 6 आ जाएगा। 4 का 4 भाग करो 1, और 5 1 करो तो इतना आ जाएगा। यानी कि 13 और 6 19 और 5 कितना आ जाएगा? 24। 24/4 कितना आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6 घंटा। टोटल समय कितना लग रहा है? 6 घंटा। यानी कि यहां से फार्मूले में अगर रखते हो तो कुल समय कितना आ गया? 6, और कुल दूरी है कितना? 390। तो इसी को सॉल्व कर लो। 6 के 36 और 3 और 0 बचेगा, 6 बचे 35 किलोमीटर पर आवर। क्या 65 है? 65 यहाँ पे ए फॉर एप्पल, इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। और ये सारे कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। यानी कि 18 सितंबर 2018 को जो भी पेपर में मैथ के आए थे और अच्छे अच्छे जो सवाल थे, उन सब की हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, एक एक करके। किसी भी सवाल को मैंने छोड़ा नहीं है जो कि अगले सवालों में आपके आने में प्रॉब्लम करे। तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरीके हमारे साथ मिलकर रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। लेकिन एक बात और जरूरी सूचना कि अगर वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रही है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।